हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है के डी स्टडी मंत्र पे। आज जो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की, उसका आज 5वां पार्ट है। दोस्तों, आप इन ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको देखकर अगर आप उसको पूरा देख लें तो उसके बाद आपको किसी भी एग्जाम में एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए हमारी जो वीडियो है इनको ध्यान से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि उनको भी ये वीडियो ये सब जानकारी मिल पाए। तो आज हम 5वें पार्ट में भी जैसे हमने बाकी आगे के 4 पार्ट जाने हैं उनके बारे में जानेंगे। और जो हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण की आपने हर जगह परिभाषा पढ़ी होगी। परि प्लस आवरण मतलब हमारे चारों ओर जो है। तो वो जो हमने हमेशा पढ़ा हुआ उसको ना जानते हुए हम उसके आगे जानेंगे। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण क्या होता है? हमारे जीवन का क्या है? मूल आधार है। पर्यावरण क्या है? हमारे जीवन का क्या है? मूल आधार है। क्या होता है? पर्यावरण में हम रहते हैं, हमें वहाँ से सांस लेते हैं, पानी के लिए और हमें भोजन के लिए और रहने के लिए, हमें इन सब के लिए क्या होता है? पर्यावरण की आवश्यकता होती है। मतलब हम देख सकते हैं क्या हमारे चारों ओर क्या है? पर्यावरण है। अब पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक घटक, मानव घटक, उसके बाद मानव निर्मित घटक। तो सबसे पहले प्राकृतिक घटक में हम देखते हैं प्राकृतिक घटक में कौन कौन से होते हैं? स्थलमंडल, जलमंडल और उसके बाद में वायुमंडल और फिर सजीव मंडल। तो प्राकृतिक घटक में ये 4 मंडल हम देख सकते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और सजीव मंडल। अब मानव घटक में हम कौन कौन से देखते हैं? व्यक्ति। अब उससे बड़ा जो रूप होता है परिवार, उसके बाद समुदाय और उसकी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षिक सभी क्रियाएं मानव जो घटक है पर्यावरण का उसमें आ जाती हैं। फिर है मानव निर्मित। अब मानव निर्मित में आता है जो मानव ने बनाई इमारत, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक। ये सब चीज़ें जो मानव ने बनाई हैं वो मानव निर्मित घटक में आ जाते हैं। तो हमने जाना जो पृथ्वी के 3 घटक हैं उनके बारे में हमने जाना। अब पारितंत्र क्या होता है? अब पारितंत्र को हम क्या होता है? इकोसिस्टम। इसको हमने काफ़ी पहले से जाना हुआ है। हम काफ़ी छोटी किताबों से ही हम छोटी क्लास की किताबों से हम इसको जानते हैं। क्या होता है कि हमने एक छोटी सी बात सुनी है कि जो होता है, एक हमने माना ये चूहा है, चूहे को खाती है बिल्ली, बिल्ली को खाता है कुत्ता, और ऐसे ऐसे करके क्या होता है, और चूहा क्या खाता है? कोई पेड़ पौधा खाता है। तो सब चीज़ें क्या है? आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे हम चित्र में देख सकते हैं, जैसे मेढक ने ये पौधा खाया, उसके सांप ने मेढक को खाया, और फिर सांप को किसने खाया? मोर ने खाया। और ऐसे क्या है जो पृथ्वी पे जो इकोसिस्टम है, अब इकोसिस्टम में क्या है कि जो सभी जीव हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, वो क्या है? एक दूसरे पे आश्रित हैं। और इसी जो हम देखते हैं जो जीव एक दूसरे पे आश्रित हैं उसी को हम पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। अब है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं, हमने ज़्यादातर पढ़ा है पृथ्वी गोल है, उसके ऊपर हम जो महाद्वीप है उसके बारे में हमने जाना, जो समुद्र है जाना। अब जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। जो पृथ्वी की त्रिज्या है कितनी है? 6371 किलोमीटर। अब पृथ्वी पे 3 तरह की क्या होती है? परत हैं। कौन सी? सबसे पहले जो सबसे ऊपर है वो है पर्पटी, फिर दूसरी है मेंटल। अब जो सबसे अंदर की जो परत है वो कौन सी है? क्रोड। तो सबसे ऊपर पर्पटी, फिर मेंटल और सबसे अंदर कौन सी है? क्रोड। तो सबसे पहले हम पर्पटी के बारे में जानेंगे। पर्पटी क्या होती है? पर्पटी क्या है? जो पृथ्वी की जो आंतरिक पूरी जो सतह है उसका 1% हिस्से पे क्या है? पर्पटी है। ये क्या है? सबसे ऊपरी सतह है। जो पर्पटी है क्या है? सबसे ऊपरी सतह है पृथ्वी की और सबसे पतली सतह है, क्योंकि ये खाली 1% भाग पर है। उसके बाद क्या है? जब महाद्वीपीय हम जगह की सतह की बात करते हैं वहाँ पे ये कितनी, मतलब 35 किलोमीटर हम देख सकते हैं जो महाद्वीपीय सतह है, और 5 किलोमीटर हम देखते हैं किस पे? जो समुद्र की सतह है उस पर हम 5 किलोमीटर देखते हैं। और ये किसकी बनी हुई है? सिलिकॉन की और एल्मिना की जैसे जो खनिज हैं उनकी जो ये पर्पटी जो सतह है सबसे ऊपर की वो बनी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं, हमने अभी पर्पटी के बारे में जाना, अब उसके बाद हम देखते हैं अगली सतह कौन सी है पृथ्वी की? मेंटल।
अब जो मेंटल जो पृथ्वी की सतह है वो कितने प्रतिशत भाग पे है, वो 15% भाग पे है। जो मेंटल जो हमारी पृथ्वी की अगली सतह है, जो आंतरिक सतह है पृथ्वी की, वो 15% भाग पर है। और उसके बाद क्या है, ये 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। जो मेंटल जो सतह है वो उसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर की। अब सबसे अंदर आती है क्रोड। अब जो इंग्लिश में से कोर कहते हैं। अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर। मतलब एक आंतरिक कोर जो ये रहा, और एक है बाहरी क्रोड वो ये रहा। तो जो आंतरिक सबसे सतह है क्रोड, उसको दो भागों में हमने देखते हैं, एक आउटर और एक इनर। अब सबसे पहले हम देखते हैं क्रोड क्या है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है और ये इसकी त्रिज्या कितनी है, 3500 किलोमीटर की त्रिज्या है। जो इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 3500 किलोमीटर की त्रिज्या है। और उसके बाद ये निकेल और लोहे से बनी हुई है। जो ये पृथ्वी की आंतरिक सतह है क्रोड, वो किससे बनी हुई है, निकेल से और लोहे से बनी हुई है। और केंद्रीय क्रोड में क्या होता है, काफ़ी उच्च तापमान होता है। जो केंद्रीय क्रोड है उसमें तापमान क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। अब एक खनिज और सेल। अब जो खनिज होते हैं, खनिज कैसे बनते हैं, जो परपटी सैलों से बनी होती है। जो हमने पढ़ा है परपटी कैसे बनी होती है, सैलों से बनी होती है। अब क्या होती है, पृथ्वी पे परपटी बनने पे क्या होते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ। किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं। जो परपटी हमारी बनी है वो खनिज पदार्थों से बनी है। और जो ये किसी भी प्रकार के जो प्राकृतिक पिंड हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सैल कहते हैं। अब सैल कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हैं आग्नेय सैल, फिर है अवसादी सैल, और उसके बाद है कायांतरित सैल। तो तीन प्रकार के क्या होते हैं, सैल होते हैं। पहले आग्नेय सैल, अवसादी सैल और कायांतरित सैल। सबसे पहले आग्नेय सैल। अब जो इस आग्नेय शब्द है, इसका इंग्लिश शब्द कौन सा है, इग्नियस। अब जो इग्नियस किससे बना है, लैटिन भाषा के शब्द से बना है। और इसका मतलब क्या है, इसका अग्नि। जो अग्नेय है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या है, अग्नि। अब ये क्या है, दो प्रकार के ये पाए जाते हैं। जो अग्नेय सैल हैं वो दो प्रकार से पाए जाते हैं। पहला है आंतरिक अग्नेय सैल। अब जो आंतरिक अग्नेय सैल होते हैं वो क्या होते हैं, द्रवित मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर ठंडा हो जाता है। जब द्रवित मैग्मा है और पृथ्वी के अंदर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, उसके कारण बनते हैं। और ये दोनों हम देख सकते हैं, ये अग्नेय सैल के ही ये फोटोए जो चित्र हैं वो अग्नेय सैल के ही लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने आंतरिक जाना, जो क्या होता है, द्रवित मैग्मा होता है और जब पृथ्वी के अंदर ठंडा हो जाता है तो आंतरिक अग्नेय सैलों का निर्माण होता है। और जो बाह्य अग्नेय सैल होते हैं उसमें क्या होता है, जब लावा ठंडा होकर ठोस बन जाता है, जो बाह्य अग्नेय सैल होते हैं उसका निर्माण होता है। अब है अवसादी सैल। अब अवसादी सैल की हम यहाँ पे अवसादी सैल के जो चित्र है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जो अवसादी सैल हैं इसको हम सेडिमेंट्री सैल मतलब सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अब जो ये सेडिमेंट्री रॉक है वो लैटिन भाषा के शब्द सैंडीमेटेस से बना है। जो ये सैंडीमेट्री है वो लैटिन भाषा के शब्द सैंडीमेटेस से बना है। अब जिसका अर्थ क्या होता है, स्थिर। अब जिसका अर्थ क्या है, स्थिर। जो सैंडीमेटेस है उसका अर्थ क्या है, स्थिर। अब ये क्या है, एक जगह इकट्ठे होकर जो अवसाद बनकर और क्या होता है, जो अवसाद दबकर और कठोर होकर क्या होता है, सैलों की परत बनती है। जब जो ये सैल हैं, अवसाद हैं, ये क्या होता है, एक जगह दब जाते हैं और फिर कठोर होकर क्या होते हैं, जो अवसादी सैल हैं उसकी परत बनती है। अब एक कायांतरित सैल, जिसको हम, जो ये ग्रीक भाषा के शब्द, जो ये कायांतरित सैल हैं वो ग्रीक भाषा के शब्द मेटामोर्जिक शब्द से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। जो एक कायांतरित सैल हमें समझ जाना चाहिए, जो ये कायांतरित सैल हैं वो उनका निर्माण कैसे होता है, परिवर्तन के कारण। अब क्या होता है, जो मूल रूप में पहले क्या होते हैं,
जो मूल रूप में पहले अवसादी या अग्नेय सेल ही होते हैं। अब क्या होता है, किसी भी परिवर्तन, किसी भी गुण के कारण उनमें क्या होता है, जो परिवर्तन होता है उसके कारण क्या होता है, कायांतरित सेल बन जाते हैं। जो कायांतरित सेल है कैसे बन जाते हैं, अग्नेय या अवसादी सेल में ही परिवर्तन होने के बाद ये बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं ये अग्नेय और अवसादी सेल हैं, उच्च ताप और दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब जो क्या होता है, जब अग्नेय और अवसादी सेलों पे जब उच्च दाब लगता है उसके बाद क्या होता है, जो ये कायांतरित सेल में ये दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अब जीवाश्म। अब जीवाश्म क्या होता है, जीवाश्म देख सकते हैं, जीवाश्म ये जो मछली है वो पृथ्वी की निचली सतह पे काफ़ी दबी हुई है और काफ़ी पुरानी मछली दबी हुई है पृथ्वी की मिट्टी के अंदर। अब क्या होते हैं, जो सेल होते हैं, सेलों की परत में क्या होते हैं, मृत पौधे, जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं वो उसके अंदर दबे रहते हैं और इन्हीं के कारण जीवाश्म का निर्माण होता है। जैसे हम ये मछली का उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अब सेल चक्र क्या होता है, सेल चक्र क्या होता है, जो जितने भी सेल हैं, कौन से, अवसादी सेल या अग्नेय सेल या फिर रूपांतरित सेल, अब ये क्या होते हैं, दाब के कारण या और चीज़ों के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, जिसे हम सेल चक्र कहते हैं। इसको हम जानते हैं। जैसे अवसादी सेल है, अवसादी सेल पे क्या होता है, अगर हम दाब और ताप और दबाव देंगे तो वो रूपांतरित सेल बन जाएगा। और उसके बाद में जो अग्नेय सेल है वो भी क्या होएगा, पुनर्वर्णन के कारण क्या होता है, रूपांतरित सेल बन जाएगा। और अगर हम क्या करेंगे, अग्नेय सेल पे क्या करेंगे, हम अपक्षीय अपरदन करेंगे, उसके बाद वो अवसादी चट्टान बन जाएगा। तो हम देखते हैं जो सेल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, जिसे हम सेल चक्र कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो हमारी जो इस ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसका छठा पार्ट भी जल्द आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे क्या होगा और लोगों को भी इसकी जानकारी पहुंच सके। और हमारे आगे आने वाली वीडियो से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे क्या हो, जो हमारी आगे वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन अभी आपको पहुंच सकें। थैंक यू।